हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब मस्त होंगे होपफुली। सुबह का दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह का नहीं दोपहर के 2 बज रहे हैं। बारिश बहुत अच्छी हो रही है। आज सुबह से वीडियो नहीं, व्लॉग नहीं बनाया मैंने। एक मिनट जरा मैं देख लूँ कि बाहर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया आज। कारण है उसका, तो कपड़े सूख रहे थे पीछे। मतलब इतने बारिश है ना कि अंदर बाहर ऐसे सुखाना पड़ रहा है। ये जो आप आवाज़ अभी बैकग्राउंड सुन रहे होंगे वो पानी भरने का है हमारे पास। जो ये देखिए, ये पुराना वाला एक्वागार्ड है और इसमें एक मोटर लगा है इंटरनली। वो इंटरनल मोटर बहुत तेज़ आवाज़ करता है। सो हैविंग सेड सो, बज रहे हैं दोपहर के 2। और अब मैंने पढ़ाई करी है सुबह से। सुबह वीडियो नहीं बनाया, पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद, हाँ, पढ़ने के बाद इसी पढ़ने के चक्कर में नहीं बन पाया सुबह सुबह। सोचा बनाऊँ फिर पढ़ने लग गया। फिर पूजा हो जा, नहाना वहाना, वैसा ऐसा तो है। तो वही बात है। अभी जो है क्या पढ़ा मैंने? हाँ, मैंने रिवाइज़ किया यूपी स्पेशल का। मैंने रिवीजन किया मई मंथ के करंट अफेयर्स का। मैंने रिवीजन किया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा हो इतनी सारी चीज़ें पढ़ लिया, बट थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। थोड़ा देर अभी बीच में आलस आ गया था, तो 1 o'clock के आसपास मैं आँख बंद करके ऐसे लेट गया। फिर उसके बाद अभी फिर देख रहा था। अभी खाना खाऊंगा, तो खाना खाने के बाद थोड़ा देर आराम करूँगा यार। मैं कोशिश करता हूँ किताब खोलने की, लेकिन क्या होता है, नींद आने लग जाती है। तो एनीवेज वो देखूँगा क्या करना है, फिर वो करूँगा। आज मुझे इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, चालू करना है, स्टार्ट करना है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना। रिवीजन करूँगा या मेरे पास देखता हूँ रिवीजन के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे मैं पढ़ना चालू कर दूँगा अभी, उसको मैं पढ़ूँगा और देखते हैं क्या है उसके बाद। फैक्ट्स आज बात थोड़े मोड़े बताऊंगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट हुए तो ही बताऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे से हुए तो ही बताऊंगा। कई बार क्या होता है ना कि पढ़ते हो, फिर प्रॉब्लम क्या है ना कि जब मैं, जैसे मैंने वीडियो बनाया या मैं जैसे कोई वो आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, वो मैं मतलब अपने हिसाब से बताता हूँ, समझ रहे हैं? तो उसमें क्या, मेरे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अब वो मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोग को बताना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे फैक्ट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाते हैं। अब वो क्या है कि उन एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने के कारण बहुत सारे फैक्ट्स मज़ा भी नहीं आता है मेरे को भी बताने में। वो नहीं होता क्योंकि फिर वो क्या है कि बहुत सारा बैकग्राउंड दो उस चीज़ के बारे में, बहुत सारा बैकग्राउंड दो कि भाई ये है, ऐसा है, वैसा है। फिर जैसे अभी मैं पढ़ रहा था वही कि अशोका, जैसे कि हाँ, अशोकन पिलर्स के बारे में पढ़ रहा था। अब कोई फैक्ट ऐसा हो जो इंटरेस्टिंग हो तो बता दूँ कि भाई ये ऐसा है, वन लाइनर कोई फैक्ट हो तो। वो जनरली करंट अफेयर्स में वन लाइनर फैक्ट बहुत सारे मिल जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव भी होते हैं और मतलब नॉर्मल लाइफ में भी वो जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे अब हिस्ट्री से वन लाइनर फैक्ट एंशिएंट से मिलना, तो जैसे अब कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ मिल गया कि भाई वो बहुत अर्बन सोसाइटी थी। ये ऐसी फैक्ट्स बता सकते हो आप, बहुत डिटेल नहीं बता सकते हो। भाई वो उस वक्त हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही बर्न ब्रिक्स यूज़ होते थे, ये एक नॉर्मल फैक्ट है। लेकिन अब कौन सी सिटी में क्या था, कैसा था, साइन बोर्ड कहाँ मिला, बरियल कैसा था, ये सब बहुत बोरिंग हो जाएगा। वो मैं बताने आ जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। अब वही मैं सोचता हूँ कि यार, अब वो कभी पढ़ रहा हूँ तो क्या बताऊँ। अब जैसे कि पढ़ रहा था मैं, अभी वही बोला ना, अशोकन पिलर पढ़ रहा था। अब उस पिलर में क्या क्या दिया हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हो तो बता दूं। कि जैसे कि अशोकन पिलर में बताया गया है कि भाई जानवरों को का सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। वो एक बात है। हाँ भाई जब से राजा अशोक ने जब से बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसने भाई सेक्रीफाइसेस पे बैन लगाए और उसने सबको बोला कि भाई सेक्रीफाइस नहीं करना है। ये एक अच्छी बात है। अब उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, धम्मा। तो अब ये धम्मा क्या है उसके बारे में बताना पड़ जाएगा, सब कुछ के बारे में। तो बैकग्राउंड बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ये मज़ेदार वीडियो नहीं होगा। मेरा अभी का फ़िलहाल का मतलब मोटो ये है कि ऐसे वीडियोस बने जिसमें कि मैं वन लाइनर फैक्ट्स बता पाऊँ।
जो डेली लाइफ के लिए ठीक होंगे। ठीक है, जो नॉलेज आपको डेली लाइफ में रखनी चाहिए। जैसे अशोक के स्तंभ थे, बढ़िया बात है। उसमें क्या लिखा रहता था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी भाई, सेक्रीफाइस, जानवरों पे सेक्रीफाइस करने के लिए उसने मना किया था। तो ये क्या अच्छा है, ठीक है भाई, वन लाइनर है, पता है, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ मरे, ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब कहाँ उन्होंने अपना देह त्यागा, मरे नहीं बोलेंगे, कहाँ उन्होंने अपना देह त्यागा, ये सारी चीज़ें वन लाइनर, ठीक है, ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब उन्होंने कहाँ पे सबसे ज़्यादा वचन दिए, कहाँ पे उन्होंने उनको कौन सा वन उनको गिफ्ट किया गया, किसने गिफ्ट किया, ये सब बात चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए कई बार वैसे पढ़ते रहता हूँ तो फिर इसलिए वीडियो बनाता नहीं। देखिए अभी वही वजह से बोला इकोनॉमिक सर्वे, मुझे बहुत उम्मीद है कि इकोनॉमिक सर्वे से मुझे वन लाइनर टू लाइनर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो मैं बताऊँ, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए मिनिमम। सो देखो, है ना, तो वही अब 2 बज रहा है, खाऊंगा, खाने के बाद फिर देखता हूँ। अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना तुरंत चालू किया तो फिर ऑफ कोर्स बताऊँगा। यही है, इसके अलावा और क्या बताऊँ। अब जैसे मैंने अभी पढ़ रहा था यूपी के बारे में, यूपी के कुछ फैक्ट्स पढ़ रहा था, तो क्या क्या बोला जाए, जैसे 28 जो गंगा यूपी में बहती है 28 डिस्ट्रिक्ट से जाती है, मतलब गंगा यूपी में 28 डिस्ट्रिक्ट को पार करते हुए फिर वो बिहार में जाती है। अब ये एक छोटा सा फैक्ट है, कितना काम का है, डेली लाइफ में काम का है नहीं है ये मैं बोल नहीं सकता, बट ये वन लाइनर फैक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसे ही है ना। तो चलिए कुछ और होता है बताता जाता हूँ, है ना। अब मैं वही इकोनॉमिक सर्वे से ही कोशिश करूँगा बनाना अगला फैक्ट। अगर कुछ इकोनॉमिक सर्वे का हुआ तो ज़रूर बताऊँगा, नहीं तो कुछ और सब्जेक्ट उठाऊँगा तो बताऊँगा। चलिए बाय। हेलो एंड वेलकम बैक। अभी मैं आपको मैंने कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़े हैं उनके बारे में बताऊंगा। बस इतना ही बताऊंगा वो हैं कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, उनका बेसिक कुछ छोटे मोटे अगर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क होंगे वो बताऊंगा, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है वो बताऊंगा, कब स्थापित हुए थे अगर वो ज़रूरी होगा तो वो बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में 1944 में हुई थी वॉशिंगटन में, यूएसए में। और ये वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो जितने वर्ल्ड वॉर में देश क्षतिग्रस्त हुए हैं उन सबको फाइनेंस किया जाए, उन सब का वापस से रीडेवलपमेंट किया जाए। तो 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उस कॉन्फ्रेंस के बाद वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और इसके अंदर एक्चुअली 4 बैंक थे, मतलब 4 इंस्टीट्यूशन थे। एक था IBRD जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिनोवेशन एंड डेवलपमेंट, सॉरी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना। IBRD एक था, फिर IDA है, माइगा है और IFC है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन IBRD ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नाम का ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। फिर वैसे ही उसी के एक साल बाद 1945 में एक और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। ये पावरफुल उस समय के पावरफुल कंट्रीज़ का एक यूनानिमस एक ग्रुपिंग था जो आज काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। तो यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई, ठीक है। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बन के उभरा था, तो यही कारण है। ये इसका स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर को 1945, है ना, ये हुआ। इसके बाद बहुत ज़्यादा, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसकी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह जिनेवा, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई है। इसको लेकर के काफ़ी विवाद रहता है क्योंकि इसमें एक अग्रीमेंट हुआ था एग्रीकल्चर को लेकर के। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक अग्रीमेंट हुआ था एग्रीकल्चर को लेकर के, और उसमें कहा गया था कि जो एग्रीकल्चर को लेकर के जो सब्सिडी देते हैं ना कंट्रीज़, वो नहीं देनी चाहिए। तो इसमें ये मेनली ये था कि MSP को कम किया जाए।
जो सब्सिडी देनी है वो रिसर्च में दो, एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च में दो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दो, लेकिन ये एमएसपी जो देते हैं वो नहीं देना चाहिए। ये हमेशा से एक इशू रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एमएसपी खूब देती है इसलिए, और दूसरे डेवलपिंग नेशंस के लिए भी रहा है इंडिया, लेकिन प्रमुखता से इसके अपोजिट में खड़ी रहती है। डब्ल्यूटीओ की मेंबर है ना। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बट मैं इसको बता रहा हूँ कि वही एमएसपी को लेकर के डब्ल्यूटीओ ने कहा कि एमएसपी वाला फंडा हटाइए, उसकी जगह आप सब्सिडीज दीजिए रिसर्च में, है ना, प्रोडक्शन बढ़ाने में, दूसरी चीज़ों में। बट चूँकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए, और बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए इंडिया एक स्टैंड लिया हुआ है कि भाई नहीं, एमएसपी कम नहीं किया जा सकता बहुत ज़्यादा। एनीवे, ये था डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखिए ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं जो एकदम इम्पोर्टेंट उसके बाद एक है नाटो, ये सब न्यूज़ में रहा है। नाटो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मैं बार बार उधर देख रहा हूँ क्योंकि उधर बुक में नोट्स बना रखे हैं तो उस नोट से देख रहा हूँ। तो नाटो ये 1949 में बना था। इसमें नॉर्थ अटलांटिक मतलब कुल मिला के आई थिंक 31 कंट्रीज़ हैं जो नाटो के मेंबर हैं, है ना। ये सब का एक ये है कि इसमें यूएस सबसे पावरफुल कंट्री है, और इनका ये है कि अगर ये एक साथ रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक साथ डील करेंगे, कोई अटैक होगा तो। अगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है कि अगर नाटो के 31 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री पे अटैक हो गया तो सारी कंट्री 31 मिल करके जिसने अटैक किया उस पर अटैक करेगी, नॉट इन द सेम टर्म, बट ये है। तो ये किसका बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है ना। ये हो गया। इसके बाद आप लोगों को यूनिसेफ है, यूनेस्को है। यूनिसेफ की स्थापना हुई है वही 1946 के आसपास, और यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को जो है ये पेरिस में है, और ये इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यूनेस्को और यूनिसेफ ये दोनों का ध्यान रखिएगा कौन सा कहाँ पे। इसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बट इम्पोर्टेंट अगेन जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अभी ओपेक का काफ़ी नाम चलता रहता है, काफ़ी न्यूज़ में, जब से ये ईरान का जो युद्ध हो रहा है या चल ही रहा है अभी भी, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ, तो उसके कारण जो पेट्रोलियम के जो प्राइसेस बढ़े हैं और जब दिक्कतें हो रही हैं उस चीज़ को लेकर के ओपेक का नाम काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ओपेक की स्थापना लगभग 1960 में हुई थी, और अभी ओपेक में आई थिंक 12 कंट्रीज़ हैं। हाँ, 12 कंट्रीज ओपेक के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग मेजर कंट्रीज़ हैं, वो 12 कंट्री मिल करके एक ग्रुपिंग बनाई है 1960 में। 1960 में जब बना तब तो कम थे, मेरे को लगता है 6 ही लोग थे, नहीं 4 ही लोग थे। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, यही लोग थे। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, तो यही लोगों ने मिल करके ओपेक बनाया था। 1960 में बगदाद में बना था, है ना। और उसके बाद अभी 12 कंट्रीज़ हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि UAE ओपेक से बाहर हो गया, अपने आप को उसने बाहर कर लिया। ओपेक एक ऐसा कंसोर्टियम है जो पेट्रोलियम प्राइसेस को डिसाइड करती है, क्योंकि 12 जो है सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। ये हो गया। आपको WTO मैंने बता ही दिया है। इसके बाद ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेन तो यही थे। हाँ, आपको एक बता दूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC जो है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है UAE में, और उसकी स्थापना मालूम कब हुई थी? 1909 में। इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये था, ये थोड़े से फैक्ट्स थे, जनरल यूज़ के लिए फैक्ट्स थे, है ना। उसमें से मैंने कुछ में डिटेलिंग नहीं बताया क्यों हुआ, किस लिए स्थापना हुई, है ना। तो होपफुली, जैसे वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट है, ओपेक बहुत न्यूज़ में चल रहा है, नाटो बहुत न्यूज़ में चल रहा है। जैसे ब्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। ब्रिक्स कंट्री के बारे में हम लोग बहुत बात करते रहते हैं, क्योंकि अब इंडिया का एक इमर्जिंग पावर हो रहा है, तो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनके बारे में बहुत बात होती है, जिसमें ब्राज़ील है, B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये कंट्रीज़ मिल करके उन्होंने बनाया है।
इसकी सबसे पहली स्थापना, सबसे पहली मीटिंग हमको लग रहा है 2009 में हुई थी। हाँ 2009 में हुई थी। उस वक्त ब्रिक था, उस वक्त साउथ अफ्रीका मेंबर नहीं बना था। और हमको लग रहा है हाँ कॉन्फिडेंट, राइट, वर्ड इज कॉन्फिडेंट। यू टेल मी। कॉन्फिडेंट। नो, आई नीड स्पीकर। नहीं, आई विल नॉट टेल यू राइट नाउ। तो वो एक मिनट, तो ब्रिक हुआ उसमें साउथ अफ्रीका, मुझे लग रहा 2011 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया था ब्रिक। हाँ 2009 में सबसे पहले ब्रिक का वो हुआ, और मतलब पहला मीटिंग हुआ। 2011 में ब्रिक से ब्रिक्स बन गया, जब साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है। अगेन कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ खूब है, लेकिन बढ़ रहा है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे, है ना। चलिए, इसके साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ आज के लिए, कल फिर देखते हैं।